नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है सास की झूठी सान। देखिए समधन जी, आप हमारे बंगले की शान ठाट वैभव तो देख ही चुकी हैं। वो कोई साधारण मकान नहीं बल्कि शाही महल है। फर्श की टाइल्स हमने विदेश से मंगवाई है और ये झूमर बड़े बड़े सीधे पेरिस से आया है। पर्दे अमेरिका से हैं। हमारे घर की हर एक चीज़ लेटेस्ट है। यहाँ एक भी चीज़ आपको देसी नहीं मिलेगी। ऐसे रुतबे वाले घर की लाडली बेटी आज मैं आपको सौंप रही हूँ। वो नाजों में पली महलों की राजकुमारी है। अब उसकी हर खुशी हर आराम आपकी जिम्मेदारी है। उसे पलकों पर बिठा कर रखिएगा। अरे समधन जी, आप भी कैसी बातें करती हैं। ये कोई कहने वाली बात है क्या। वो अब सिर्फ आपकी बेटी नहीं, हमारी भी बेटी है। हम उसे इतने प्यार और सम्मान से रखेंगे, उसे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपकी बेटी हमारे घर में रानी बनकर रहेगी। विदाई के समय नई नवेली दुल्हन की माँ अपने रुतबे और लाड प्यार का हवाला देते हुए समधन सुमित्रा देवी को बार बार नसीहत दे रही थी। सुमित्रा जी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, आप निश्चिंत रहिए, आपकी बेटी खुश रहेगी। कुछ ही देर में भावुक विदाई का पल भी बीत गया। आंसुओं से भीगी पल के लिए दुल्हन पलंग अपने नए घर की चौखट पर आ खड़ी हुई। जैसे ही सुमित्रा जी की गाड़ी घर के चौखट पर आई, उनका आवाज़ तेज और आदेश भरा हो गया। अरे बड़ी बहू, कहाँ रह गई तू। जल्दी से आरती की थाली लेकर आ। नई देवरानी का गृह प्रवेश कराना है और तू है कि नजर ही नहीं आ रही है। घर के अंदर हलचल मच गई। नई बहू पलक चुपचाप सब देख रही थी। बड़ी बहू काजल, मैं तुझे घर की जिम्मेदारी सौंप कर गई थी ना। देवर की बारात में तुझे इसीलिए नहीं ले गई ताकि घर सुरक्षित रहे और हर काम वक्त पर हो। लेकिन तुझसे तो एक काम ढंग से होता नहीं। अभी से जल भुन रही है, देवरानी आई नहीं कि जलने लगी। और ये क्या, सिर्फ आरती की थाली ले आई, कलश कहाँ है। गवार कहीं की, क्या यूं ही खड़ी खड़ी मेरा मुंह ताकती रहेगी या कुछ काम भी करेगी। काजल जल्दी से कलश लेने भागी और वहीं खड़ी नई बहू पलक ससुराल का असली रंग ढंग समझने लगी। कलश लेकर जैसे ही काजल वापस आ रही थी, उसके कानों में सास और नंदों की सारी कड़वी बातें साफ साफ गूंजने लगी। हर शब्द मानो तीर बनकर उसके दिल में उतर रहा था। जाहिल गवार, ये शब्द उसके लिए नए नहीं थे। ये तो जैसे उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। सालों से उसकी सास हर छोटी बड़ी बात पर उसे यही ताने देती आई थी, तुझसे कुछ नहीं होता, न कल है न तमीज। रही बात पति की तो वह भी उसका साथ नहीं देता था। जैसे ही काजल ने कलश और पानी की थाल जिसमें लाल रोली घोला गया था जमीन पर रखी, अचानक उसके छोटे शरारती बेटे की लात थाली से टकरा गई। पानी के छींटे उछले और सीधा काजल के भारी भरकम जड़ी वाले लहंगे पर लाल रंग के दाग फैल गए। पलक ने झट से घूंघट उठाया। माँ जी, ये क्या हो गया। ये लहंगा पूरे 5 लाख की है, सब खराब हो गया। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सुमित्रा जी का चेहरा तमतमा उठा। बड़ी बहू, अपनी जलन और ईर्ष्या को यहीं ख़त्म कर। तेरे भिखारी बाप ने तुझे ढंग की साड़ी तक नहीं दी थी। 100 रुपए की साड़ी में विदा कर दिया था तुझे। और देख मेरी छोटी बहू, उसकी माँ ने तो दिल खोल कर दान दहेज दिया है, एक से बढ़कर एक कीमती चीज़ें। यही सब देखकर तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना। काजल की आंखें भर आई, मगर आवाज़ गले में ही अटक गई। वह कभी पलट कर जवाब नहीं देती थी। सुमित्रा जी से डरती थी। सुमित्रा जी ने उसे झटकते हुए कहा, अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह ही देखती रहेगी। हट सामने से। सीधे किचन में जा और मेहमानों के लिए नाश्ता पानी का इंतजाम कर। काजल रोते हुए किचन में चली गई। माँ जी को साड़ी के दाग तो दिख रहे थे, लेकिन उसके दिल पर पड़े जख्म किसी को नजर नहीं आ रहे थे। बच्चा है, उससे गलती हो गई। सब मेहमानों के सामने मेरी बेइज्जती कर रही हैं, मुझे अनाप शनाप बोल रही हैं। सुमित्रा जी बड़े ठाठ से अपनी नई बहू पलक को अंदर लेकर आई, उसे सोफे पर आराम से बिठाया। आओ छोटी बहू,
थक गई होगी ना, ज़रा आराम कर लो। पलक आंसू भरी आंखों से बोली, मम्मी जी मेरा इतना महंगा लहंगा खराब हो गया। सुमित्रा जी ने उसे शांत कराया। अरे पलक तू रो मत। वो दंदनाते हुए किचन में चली गई। बड़ी बहू तेरा दिमाग रहता कहाँ है, बेचारी का इतना कीमती लहंगा खराब कर दिया। उसके हाथ मरोड़ने लगी। काजल से सकते हुए बोली, मम्मी जी इसमें मेरी क्या गलती है। तभी सुमित्रा जी की दोनों बड़ी नंदी कविता और बबीता आई। भाभी ये आप क्या कर रही हैं, बेचारी बड़ी बहू दिन रात खट रही है, सबके लिए खाना बना रही है, नाश्ता तैयार कर रही है, और आपने देखा भी नहीं कि वो सोई तक नहीं है। सुमित्रा जी का मुंह बन गया। अरे दीदी अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो आप अपने घर चली जाइए, आज की पार्टी खत्म हो जाए फिर आराम से निकल जाइए, लेकिन बहू के सामने मेरी नाक नीची मत करिए, समझी। वैसे भी आपका तो भाई अब रहा नहीं, हम तो बस रिश्ते निभाने के लिए आपको बुला लेते हैं, वरना हमें कोई ख़ास शौक़ नहीं है आपसे नाता रखने का। ये सुनकर बबीता का दिल भर गया। तभी छोटी ननद कविता ने हल्की मुस्कान के साथ ताना मारा। अरे भाभी आप भी कैसी बातों में पड़ गई, जाइए जरा देखिए आपकी नई बहू का बक्सा खुल रहा है, कहीं ऐसा न हो कि वो महंगे महंगे सामान आपके रिश्तेदारों में बांट दे, आप और आपकी बेटी पीछे रह जाए। बस इतना सुनना था कि सुमित्रा जी के कान खड़े हो गए। वो बिना एक पल गवाए कमरे की ओर भागी। अरे बहू जरा ठहरो, बिना मेरी अनुमति के ये बक्सा कैसे खोलने की हिम्मत हुई। तभी उनकी बेटी चंचल उत्साह से उछलती हुई बोली, मम्मी मैं तो कब से इंतज़ार कर रही थी, आखिर इतने रईस घर की भाभी आई है। पहले तो जो भाभी आई थी वो तो जैसे भिखारी की तरह आ गई थी, मेरे हिस्से कुछ खास आया ही नहीं था, लेकिन अब मैं खुद देखूंगी कि मेरी नई भाभी मेरे लिए क्या क्या तोहफे लेकर आई है। पलक ने घूंघट संभालते हुए कहा, अरे दीदी आप क्यों संकोच कर रही हैं, जो आपका मन चाहे बेझिझक ले लीजिए, हमारे घर में दौलत की कोई कमी नहीं है। चंचल की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत एक डिब्बा उठाकर बोली, ठीक है भाभी, तो फिर ये डायमंड वाली अंगूठी मुझे दे दीजिए, मेरे ससुराल में मेरा रुतबा बढ़ जाएगा। सुमित्रा जी पास खड़ी सब कुछ गौर से देख रही थी। अब उनकी नज़रें हर एक सामान पर घूम रही थी। अरे बहू हमारे लिए क्या लेकर आई हो, कोई साड़ी वाड़ी तो नहीं ले आई। हल्की सी सुमित्रा जी ने तंज कसा। नहीं मम्मी जी ऐसा कैसे हो सकता है, माँ ने आपके लिए ख़ास तौर पर शुद्ध सोने का एक बेहद खूबसूरत हार भिजवाया है। सुमित्रा जी की आंखों में चमक आ गई। वाह बहू अब बात बनी, यही तो पहचान होती है एक रईस खानदान की, तहजीब भी और तोहफों में भी शान। सब रिश्तेदारों को लिफाफे बांट दिए गए। काजल को एक पुरानी सी साड़ी दे दी गई। काजल सब कुछ समझ रही थी, उसे अपमान किया जा रहा था। उसकी गलती बस इतनी है कि उसके पिता ने उसकी शादी सादगी से की थी, एक छोटे से धर्मशाला में, बिना किसी दिखावे और भारी लेन देन के। और एक ये शादी है शाही ठाट, चमक दमक और दौलत का दिखावा, जहाँ उसे शामिल होने लायक भी नहीं समझा गया। वह इतनी पढ़ी लिखी नहीं है कि नौकरी करके अपनी पहचान बना सके, लेकिन घर संभालना, रिश्तों को निभाना, ये सब उसने दिल से सीखा है। काजल चुपचाप सबके बीच चाय नाश्ता परोसती फिर रही थी। इसी बीच उसका घूंघट हल्का सा सरक गया। बस फिर क्या था, सुमित्रा देवी की तीखी आवाज़ पूरे आंगन में गूंज उठी। अरे ये क्या बेहयाई है, बार बार घूंघट सरक रहा है तो कील से ठोक ले इसे, जरा भी शर्म लिहाज नहीं है इस अनपढ़ गवार में। काजल घबराकर तुरंत घूंघट ठीक करने लगी। तभी उसका पति सागर गुस्से में बाहर आया। तुझे दिखता नहीं, घर में मेहमान बैठे हैं और मैं कब से चाय के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ, रात भर शादी में जगा हूँ, मेरी कोई परवाह है या नहीं। काजल सहमी आवाज़ में बोली, जी आप अंदर जाइए, मैं चाय अभी लेकर आती हूँ। वो कांपते कदमों से कमरे में पहुंची ही थी कि सागर ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। बहुत शौक है ना तुझे अपना चेहरा दिखाने का। काजल को समझ पाती उससे पहले ही पीछे से सुमित्रा जी आ गए।
हाँ बेटा, एक जोरदार थप्पड़ लगा इसे, घर के तौर तरीके भूल गई है ये। सागर ने बिना एक पल सोचे काजल के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया और जैसे ही दूसरा थप्पड़ मारने को हाथ उठाया, तभी दोनों नंदे कविता और बबीता दौड़ती हुई आई और उसका हाथ पकड़ लिया। बस करो, क्या कर रहे हो सागर? बेचारी ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? सागर झल्लाकर हाथ छुड़ाता हुआ बाहर निकल गया। सुमित्रा जी भी बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हुए पीछे पीछे चली गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। काजल की आंखों से आंसू चुपचाप बहने लगे। तभी बुआ ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, काजल, कब तक यूं चुप रहेगी तू? देख नहीं रही ये लोग तुझ पर हावी होते जा रहे हैं। आज थप्पड़ पड़ा है, कल इससे भी ज़्यादा होगा। अगर अब भी तूने अपने लिए आवाज़ नहीं उठाई तो ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। बहू, अब वक्त आ गया है, या तो तू सहती रहे या फिर अपने हक के लिए खड़ी हो जा। काजल बस से सकती रही। दूसरे दिन कुछ गिने चुने रिश्तेदार ही ठहरे थे, बाकी सब चले गए। पलक नहा धोकर बाहर आई तो बिना किसी संकोच के शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनकर सीधे सोफे पर आकर बैठ गई। न दुपट्टा न घूंघट, और तो और आराम से पैर फैलाकर टीवी देखने लगी। शादी के दूसरे दिन ही नई बहू का यह रूप देखकर काजल क्या, आस पड़ोस के लोग भी आश्चर्य थे। अब तो मम्मी जी से ज़रूर टोकेंगी, अब तो इसकी सामत आएगी। लेकिन जो हुआ उसने काजल को अंदर तक झकझोर दिया। पलक ने बेफिक्र अंदाज में कहा, मम्मी जी, अगर आपको मेरे इन कपड़ों से कोई परेशानी है तो बता दीजिए, मैं अपने मम्मी से कहकर नए बंगले में शिफ्ट हो जाऊंगी। सुमित्रा देवी का स्वर तुरंत नरम पड़ गया। अरे नहीं नहीं बेटा, ये कैसी बातें कर रही हो? तू तो मेरी बेटी जैसी है। मैंने तेरी माँ को वचन दिया है, तू जैसे चाहे वैसे रहेगी। तभी चंचल भी हंसते बोली, हाँ भाभी, आप तो इन मॉडर्न कपड़ों में और भी खूबसूरत लग रही हैं। आप कोई गंवार थोड़ी हैं जो घूंघट में छिपकर रहेंगी। ये सब सुनकर काजल का दिमाग खराब हो गया। उसके मन में दर्द उमड़ पड़ा। मेरे लिए तो हर वक्त घूंघट जरूरी है। शादी के 5 साल भी बाद भी सही से कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं। हमेशा सिर झुकाकर, चेहरा छुपा कर रहो, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। एक तरफ पलक थी जो अपनी मर्जी से जी रही थी, अपने कमरे में मोबाइल और लैपटॉप में व्यस्त रहती, तो दूसरी तरफ काजल जो सुबह से रात तक सबके लिए खाना बनाती, काम करती। कुछ देर बाद काजल चुपचाप चाय की ट्रे लेकर पलक के कमरे पहुंची। पलक, ये लो चाय। पलक ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, भाभी, मैं चाय नहीं पीती, आई डोंट लाइक टी, मैं सिर्फ कोल्ड कॉफ़ी पीती हूँ। तभी पीछे से सुमित्रा जी भी आ गई। अरे बहू, तुझे इतना भी सलीका नहीं कि नई बहू की पसंद नापसंद जान ले। जी मम्मी जी, मैं भी कोल्ड कॉफ़ी बना देती हूँ। पहले ये चाय मम्मी जी मैं ही पी लेती हूँ, वरना बेकार हो जाएगी। सुमित्रा जी ने तिरस्कार से देखा, क्या तू पिएगी? पूरी प्योर दूध वाली है ना? उसके हाथ से चाय का प्याला छीनते बोली, दे, मैं पीती हूँ, तू पानी वाला बनाकर पी लेना। काजल ने धीरे से कहा, मम्मी जी, मैंने सुबह से चाय भी नहीं पी और आप तो 4 बार पी चुकी हैं। सुमित्रा जी का चेहरा सख्त हो गया। ज़्यादा जुबान मत चला, जो कहा है वो कर, और छोटी बहू के लिए बढ़िया गाढ़ी कॉफ़ी बनाकर लाना, समझी? काजल मन ही मन बुदबुदाई, जिस घर में अपने बच्चों को कभी प्योर दूध नसीब नहीं हुआ, आज उसी घर में छोटी बहू के लिए शुद्ध दूध की कॉफ़ी बनानी पड़ रही है। पलक का रोज का रूटीन बस पार्टी, मूवी और दोस्तों तक सीमित था। घर गृहस्थी के काम से उसे कोई मतलब नहीं था और न ही सुमित्रा जी उसे टोकती थी। एक दिन काजल ने बड़ी हिम्मत करके धीरे से कहा, मम्मी जी, शायद आपको याद हो, शादी के बाद रसोई की पहली रस्म भी होती है। सुमित्रा जी ने तिरछी नज़र से देखा। हाँ हाँ, मुझे सब याद है। तुझे तो बड़ी पड़ी है रस्मों की चिंता। मैं तेरी सास हूँ, तू मेरी सास मत बन, समझी? अरे छोटी बहू, आओ, आज रसोई की पहली रस्म पूरी कर लो। पलक ने हैरानी से भौवे चढ़ाए। मम्मी जी, ये रस्म वस्म क्या होता है? मैंने तो अपने घर में कभी किचन में कदम तक नहीं रखा, वहाँ नौकर चाकर सब संभालते हैं।
सुमित्रा जी ने बात को हल्का करते हुए कहा, अरे कोई बड़ी बात नहीं है, बस हलवे में थोड़े चीनी डाल देना और पापड़ सेक देना, टमाटर प्याज काट देना, हो गया काम। वे धीरे से काजल की ओर मुड़ कर बोली, तू जल्दी से आटा गूंथ ले और हलवा भी बना दे। छोटी बहू से कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा, बस उसे नाम के लिए खड़ा कर देना। काजल ने धीमे स्वर में पूछा, मम्मी जी मैं बनाऊं या छोटी बहू? अरे तू ही बना, वो बच्ची है, कहीं गड़बड़ कर देगी, बस उसे दिखा देना कि क्या करना है। पलक ने झुंझुलाते हुए कहा, भाभी जरा जल्दी जल्दी बताइए ना, मुझे यहाँ गर्मी में खड़ा होना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ये सब मेरी आदत में नहीं है। काजल चुपचाप तेजी से कढ़ाई में घी डालकर सूजी भूनने लगी। फिर पलक से बोली, वहाँ सेल्फ में चीनी का डिब्बा रखा है, डाल देना। पलक ने बिना ध्यान दिए डिब्बा उठाया, जल्दी जल्दी कुछ डाला और बोली, हो गया, अब मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। उफ, ये किचन का काम मेरे बस का नहीं। थोड़ी देर बाद सबको हलवा परोसा गया। जैसे ही सागर ने पहला निवाला मुंह में डाला, उसका चेहरा बिगड़ गया। ये क्या है? उसने तुरंत हलवा थूक दिया। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और गुस्से में थूकते हुए बोला, ये क्या बना दिया तुमने? पलक, सारा मूड खराब कर दिया। पलक घबरा कर बोली, मैंने क्या किया भैया, ये हलवा तो भाभी ने बनाया है, मैंने तो बस चीनी डाली थी। सागर ने भौवे चढ़ाकर कहा, चीनी? इसमें तो नमक पड़ा है। तभी सुमित्रा जी तुरंत बीच में आ गई, तो इसमें छोटी बहू की क्या गलती है? काजल को पहले ठीक से समझाना चाहिए था ना कि कौन सा डिब्बा चीनी का है और कौन सा नमक का। काजल ने कांपती आवाज़ में कहा, मम्मी जी मैं तो सुमित्रा जी ने उसे बीच में ही रोक दिया, बस बहाने मत बना, तुझे पता था कि बहू को काम नहीं आता तो तुझे वहीं खड़े रहकर सब देखना चाहिए था। काजल ने हिम्मत जुटाकर कहा, मम्मी जी मेरा बेटा रो रहा था, उसे चुप कराने गई थी। पलक ने तुरंत बात काटी, तो भाभी आपको ध्यान रखना चाहिए था ना, आपने कहा था सेल्फ में चीनी है, मैंने वही उठाकर डाल दी, इसमें मेरी क्या गलती? सुमित्रा जी ने तिरस्कार से कहा, सच में तुझसे एक काम भी ढंग से नहीं होता काजल। सागर का गुस्सा अब उफान पर था। उसने काजल का हाथ पीछे मरोड़ते हुए कहा, तू करती क्या है पूरे दिन, एक छोटा सा काम भी सही से नहीं कर सकती? दर्द से काजल की आंखों में आंसू आ गए। वह गिड़गिड़ाने लगी, हाथ छोड़ दीजिए, दर्द हो रहा है। सागर गुस्से में बिना नाश्ता किए ऑफिस चला गया। अब ये आंसू बहाकर क्या तू यहाँ बाढ़ लाने वाली है? चल जा, ज़्यादा नाटक मत कर, सीधे किचन में जा और खाने की तैयारी कर, सुमित्रा जी चिढ़ते हुए बोली। 2 दिन बाद छोटी बहू अपने पति विशाल के साथ पेरिस घूमने चली गई। पूरे 15 दिन बाद लौटी। हनीमून की चमक अभी भी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। वापस आते उसने बड़े ठाठ से सबके लिए महंगे महंगे तोहफे निकाले। हर कोई उसकी तारीफों के पुल बांध रहा था, लेकिन उस ढेर में एक नाम गायब था, काजल का। जैसे वो घर की बहू नहीं, सिर्फ एक काम करने वाली हो। पलक ने थकी हुई आवाज़ में सोफे पर बैठते हुए कहा, मम्मी जी मैं हनीमून से अभी लौटी हूँ, पूरा शरीर थकान से टूट रहा है, कृपया मुझे परेशान मत कीजिएगा, मैं सुबह 10 बजे से पहले उठने वाली नहीं हूँ। सुमित्रा जी तुरंत ममता भरे स्वर में बोली, अरे नहीं नहीं बहू, तुझे कौन परेशान करेगा, तू बस आराम कर और बता तुझे क्या चाहिए। पलक ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी जी मुझे सुबह उठते ही कोल्ड कॉफ़ी पीने की आदत है, बिना कॉफ़ी के मेरी आंखें भी नहीं खुलती, तो आप बस 10 बजे के आसपास मेरे कमरे में भेज दीजिएगा। सुमित्रा जी ने तुरंत हामी भर दी, अरे बस इतनी सी बात, काजल है ना, वो तेरी पूरी सेवा करेगी, तो बेफिक्र होकर आराम कर मेरी रानी बहू। मैं थोड़े थोड़े देर में जूस सूप फल सलाद सब तेरे कमरे में भेज दूंगी। पास खड़ी काजल ये सब सुन रही थी। सुबह के 11 बज चुके थे, लेकिन पलक की कॉफ़ी अभी तक उसके कमरे तक नहीं पहुंची थी। अचानक दरवाज़ा धड़ाम से खुला और पलक गुस्से से बाहर आई, मम्मी जी मैंने साफ कहा है था कि मुझे कोल्ड कॉफ़ी बिस्तर पर चाहिए, अब तक क्यों नहीं भेजी गई? सुमित्रा जी झल्लाकर बोली, अरे काजल तू कर क्या रही थी?
काजल ने पूरे ताकत से चिल्लाकर कहा, मम्मी जी, मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ने गई थी और हाँ, मैं किसी की नौकरानी नहीं हूँ कि हर वक्त सबकी खिदमत करती रहूँ। वो छोटी बहू है तो उसे लाड प्यार दुलार मिल रहा है, तो मैं भी इस घर की बड़ी बहू हूँ, मुझे भी इज्जत मिलना चाहिए। बहुत दिनों से इसके नखरे देख रही हूँ, अगर मैं अपनी जिम्मेदारी निभाती हूँ तो इसे भी निभानी होगी। अमीर गरीब का फ़र्क अपनी जगह है, लेकिन बहू का फ़र्ज सबके लिए बराबर होता है, सिर्फ मेरे लिए नहीं। सुमित्रा जी गुस्से में फूल कर कुप्पा हो गई। वाह, आज तो गूंगे को भी जुबान मिल गई, कब से शेरनी बन गई तू। तभी सागर गरजते ही बोला, चुप हो जा काजल। लेकिन इस बार काजल रुकी नहीं। नहीं, आप, मैं चुप नहीं रहूँगी। बहुत सह लिया, बहुत झेल लिया, क्यों करूँ मैं हर काम। रसोई की पहली रस्म छोटी बहू की थी, तो मैं क्यों निभाऊं? क्या सब भूल गए? मुझे तो बस रोटी सेकने और काम करने के लिए ही रखा गया है क्या? वह एक सांस में बोलती चली गई। मेरी रसोई की पहली रस्म थी तो मैं सुबह से 3 घंटे किचन में खड़ी दाल चावल कचौड़ी दही बड़ा पूरा खाना बनाया मैंने सबके लिए, और इसने सिर्फ चीनी डालकर हाथ झटक लिया। सुमित्रा जी ने ताना मारते हुए तंज कसा, बहुत बड़ा एहसान कर दिया तूने। काजल की आवाज़ अब कांपते हुए भी मजबूत थी। मम्मी जी, आप बहुओं में इतना फ़र्क क्यों कर रही हैं? सुमित्रा जी का और गुस्सा भड़क उठा। ज़्यादा जुबान मत चला, जा अपने कमरे में और चुपचाप बैठ। सागर गुस्से में उसकी तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि काजल ने पास पड़ा बेलन उठा लिया और सीधे उसके हाथ पर दे मारा। खबरदार, आज के बाद किसी ने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। वो सास की तरफ मुड़ी, और अगर ये आपकी लाडली छोटी बहू काम नहीं करेगी तो इसे इस घर से जाना होगा। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो दिन रात इसकी सेवा करूँ। अमीर होगी अपने मायके में, यहाँ नहीं। उसकी आवाज़ अब पूरे घर में गूंज रही थी। इतना ही अमीरी का घमंड है तो इसकी माँ एक नौकरानी क्यों नहीं भेज देती? खर्चा भी दे देगी। पलक गुस्से से बिफर उठी। खबरदार भाभी, अगर मेरी माँ की तरफ उंगली उठाई तो? काजल आंखें दिखाते ही बोली, क्या कर लेगी तू? मम्मी जी, मैं अपने पति के साथ मायके जा रही हूँ। पलक बोली, मुझे इस रोज़ रोज़ के झंझट में रहने की आदत नहीं है। काजल ने पलट कर कहा, हाँ हाँ जाओ, और अपनी चहेती सास को भी साथ ले जाओ। बहुत सेवा कर रही है तुम्हारी, जो तो यही तलवे चाटे। पलक ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं, मैं इस लालची बुढ़िया को नहीं ले जा सकती। मुझे भीड़ पसंद नहीं है। मैं अपनी प्राइवेसी किसी से शेयर नहीं कर सकती। यह सुनकर सुमित्रा जी का दिमाग खराब हो गया। काजल ने सागर की तरफ देखा, और आप मिस्टर सागर, आप तो पति कहलाने के लायक भी नहीं हैं। न कभी साथ दिया, न कभी प्यार दिया। लेकिन याद रखिए, इस घर में मेरा भी हिस्सा है। मैं अपने हिस्से में रहूँगी। ऊपर वाले फ्लोर पर अपने बेटे के साथ खाना खुद बनाऊँगी। सुन लीजिए, मुझे एक होटल में नौकरी मिल गई है। मेरे हाथ के खाने को वहाँ बहुत पसंद किया गया है। बुआ जी ने लगवाई है ये नौकरी। अब मैं किसी की मोहताज नहीं हूँ। उसकी आंखों में आत्मविश्वास चमक रहा था। और अगर आप आगे से किसी ने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की तो सीधे पुलिस के हवाले कर दूंगी। पूरा घर खामोश हो गया। आज पहली बार उसने इतनी बेबाकी से जवाब दिया था कि सब हैरान थे। आखिर इस औरत में इतनी हिम्मत आई कहाँ से? उसकी एक एक बात ने जैसे सबकी जुबान पर ताला चढ़ दिया, मानो उसने सच में सबकी आवाज़ छीन ली हो। पलक अपने पति के साथ मायके चली गई। वैसे भी उसे ससुराल में रहकर रिश्ते निभाने से ज़्यादा अपनी आज़ादी प्यारी थी। सुमित्रा देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर बाद सुमित्रा देवी लड़खड़ाते कदमों से काजल के पास आई और उसके पैरों में गिर पड़ी। बहू, मुझे माफ़ कर दे। लेकिन इस बार काजल का दिल पत्थर बन चुका था। वो पीछे हट गई। अब पछताने से क्या होगा मम्मी जी? जब वक्त था तब आपने कभी समझा ही नहीं। सच में अब ऊँट पहाड़ के नीचे आ चुका था। काजल चुपचाप अपना सामान समेटते हुए ऊपर वाले कमरे की ओर बढ़ने लगी। तभी पीछे से सागर दौड़ता हुआ आया। उसने काजल के सामने हाथ जोड़ लिए।
काजल, मुझे माफ़ कर दो, इतनी नाराज मत हो। मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझसे गलती हो गई, लेकिन वादा करता हूँ अब कभी ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हारी इज्जत करूँगा, कभी हाथ तुम पर नहीं उठाऊँगा। बस एक मौका और दे दो। काजल ने उसकी ओर देखा, आंखों में नमी थी, लेकिन दिल अब पत्थर बन चुका था। वो बिना कुछ कहे मुड़ गई और कमरे का दरवाज़ा सागर के मुंह पर ही बंद कर दिया। पूरा 1 महीना गुजर गया, लेकिन काजल की खामोशी नहीं टूटी। वो घर में तो रहती थी, पर जैसे सबसे दूर हो चुकी थी। न किसी से कोई शिकायत, न कोई बातचीत। काजल किसी से बात न करती। फिर एक दिन किचन से एक अलग ही खुशबू आ रही थी। आज सुमित्रा जी खुद खाना बना रही थी। उन्होंने धीरे से आवाज़ लगाई, काजल, आजा बहू, खाना खा ले। काजल नीचे आई। जैसे उसने थाली देखी, वो ठिठक गई। थाली में उसकी पसंद की हर एक चीज़ थी। उसकी आंखें भर आई। धीरे से बोली, मम्मी जी, ये सब? सुमित्रा जी की आंखों में पश्चाताप साफ झलक रहा था। आज तेरा जन्मदिन है बहू, मुझे सब याद है। उन्होंने काजल का हाथ थाम लिया। बहुत गलती की मैंने, लेकिन अब से हम मिलकर रहेंगे। आज से समझ ले, तेरा नहीं हमारा रिश्ता दोबारा जन्म ले रहा है। काजल की आंखों से आंसू बह निकले, इस बार दर्द के नहीं, सुकून के। उसने सुमित्रा जी के पैर छुए। मम्मी जी, मैं आपको माफ़ करती हूँ। सागर फुर्ती से बाहर भागा और कुछ ही पलों में केक लेकर लौट आया। फिर दोनों ने साथ मिलकर केक काटा और मुस्कुराते हुए एक दूसरे को अपने हाथों से खिलाकर उस पल को खास बना दिया। उस दिन एक टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ गया और काजल को उसका सम्मान आखिरकार मिल गया। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ARK वॉइस।